बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज हम देखेंगे द डैफोडिल। ठीक है, ये यूनिट नंबर 4 है और ये हमारा लेक्चर नंबर भी 4 है। ये पोएम है, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये इंग्लिश लिटरेचर में अपना एक नाम रखता है। ठीक है, तो हो नहीं सकता कि विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर हमारे एसएसटी जनरल के एग्जाम में कोई सवाल ना है, ये मुमकिन भी नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ के कोई भी टॉपिक या पोएम या उसकी अपनी जो बायोग्राफी है उस पर सवाल आएगा। ठीक है, तो पहले हम कुछ पोएट के बारे में देख लेते हैं। ये मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, ये मैंने इंग्लिश लेक्चर के लिए तैयार किए थे। ठीक है, और ये बाकी भी हर किस्म के टेस्ट के लिए बहुत ही अहम है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ कौन था? ठीक है, ये कब पैदा हुआ था? ठीक है, ये 1770 में पैदा हुए थे कोकरमौथ में। ये ठीक है, ये बुक में मेंशन है। फर्स्ट पोएम जो इसने लिखी है वो 1793 में लिखी है, इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, और जो सबसे अहम इसका पॉइंट है वो ये है कि मीटिंग विद कॉलरेज, ये कॉलरेज के साथ 1795 में मिले थे। ठीक है, और इन्होंने जो अहम पोएम लिखी है लिरिकल बैलेड, इसका अपना एक मकाम है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, ये 1798 में इसने लिखी थी। ठीक है, और द प्रील्यूड ये भी बुक में मेंशन है। ठीक है, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, ये इसने 1850 में लिखी थी। ठीक है, बाकी इसके कुछ पोएम्स हैं, टिंटन एबी वगैरह वगैरह, ये भी इसकी लिखी हुई है। ठीक है, रेवोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये इसने 1802 में लिखी थी। ठीक है, अच्छा, इसकी वाइफ का नाम क्या था? हुचिनसन था। ठीक है, इसकी डॉटर का नाम क्या था? कैरोलाइन था। ठीक है, इसकी सिस्टर का नाम क्या था? ड्रोथी वर्ड्सवर्थ। इसका भी लिटरेचर में जिक्र है। ठीक है, इनको थोड़ा बहुत जो हमने देख लिया। ठीक है, बाकी इसके बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि ये पोएट लॉरेट कब बने थे? ये 1843 से लेकर 1850 तक पोएट लॉरेट बने थे। ठीक है, और इसको लेक्स पोएट भी कहा जाता है। ठीक है, ये लेक्स पोएट जो था ये एक पोएट्स का ग्रुप था। ठीक है, जिसके अंदर 4 पोएट शामिल थे, ये उनमें भी शामिल था। ठीक है, और इसका जो अहम वर्क है ना वो हमारे पास जो जिसको मैग्नम ओपस बोलते हैं। ठीक है, वो इसकी लिखी हुई पोएम द प्रील्यूड है। ठीक है, ये इसका बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट वर्क है, तो इसके बारे में भी सवाल आ सकता है। ठीक है, बाकी लिरिकल बैलेट के बारे में भी सवाल आ सकता है। ठीक है, और इसके बाकी जो हम अभी देखेंगे वो तो डेफोडिल है, और डेफोडिल को हम देख लेते हैं, एक नज़र इस पे नज़र लगा लेते हैं। ठीक है, कि पोएम के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ मेंशन है। तो देखिए, ये पोएम वैसे पढ़ेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैंने इसके अंदर जो एम पॉइंट्स हैं वो आपको बताने चला हूँ। आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, हमारे पास ऐसे होगा कि हमारे पास टेस्ट के अंदर लाइन्स दी होंगी और हमसे पूछा जाएगा कि ये जो लाइन्स है इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। देखें, जब हमारे पास एज या लाइक इन दो लफ्जों में से कोई लफ्ज इस्तेमाल हो जाए तो ये हमारे पास कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमिली। इसको क्या बोलते हैं? सिमिली। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पे लाइन नंबर ये जो नया स्टांजा है इसकी फर्स्ट लाइन को देख लें, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, ये भी सिमिली है। ठीक है, बाकी अगर देख लें तो आई थिंक और कोई सिमिली नहीं है, बस ये 2 सिमिलीज इस्तेमाल हुए हैं। बाकी इस पोएम के अंदर देख लेते हैं पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन किसे बोलते हैं? जब किसी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाए, इसको पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसको इंसान वाले खसूसियात दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्सनिफिकेशन। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ये हमारे पास क्या है? पर्सनिफिकेशन है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो फूलों के बारे में बात कर रहा है, डेफोडिल के बारे में बात कर रहा है कि ये डेफोडिल जो थे ये डांस कर रहे थे। हालांकि डांस तो इंसान करता है, इसलिए ये पर्सनिफिकेशन है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, फिर वही बात हो रही है। ठीक है, ये भी क्या है? पर्सनिफिकेशन है कि वो जो थे अपने सर हिला रहे थे और डांस कर रहे थे। फिर हमारे पास है द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, और अभी वेव के बारे में बात हो रही है कि वेव क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। तो ये भी क्या है? पर्सनिफिकेशन है। ठीक है, नीचे देखते हैं, ये पढ़ा है कि इन सच अ जोकंड कंपनी। ठीक है, इन सच अ जोकंड कंपनी, कंपनी की किसकी होती है? इंसानों की होती है, लेकिन यहाँ पर वो कंपनी का लफ्ज किस लिए इस्तेमाल कर रहा है? फूलों के बारे में, डेफोडिल के बारे में कह रहा है कि उनकी जो कंपनी थी। ठीक है, ये भी पर्सनिफिकेशन है। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि एंड देन, अच्छा ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या है कि एंड देन माय हार्ट विद प्लेयर फील्स एंड डांसेस विद द डेफोडिल। अभी हार्ट के बारे में बात कर रहा है कि मेरा जो हार्ट है वो डांस करता है किसके साथ? डेफोडिल के साथ। तो हार्ट को वो क्या कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है डांस करने के, इसलिए ये भी पर्सनिफिकेशन है।
बाकी हम देख लेते हैं इसके अंदर हाइपरबली भी इस्तेमाल हो गया, ठीक है। हाइपरबली क्या है? हाइपरबली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जब आप अपनी बात को बहुत ज्यादा बढ़ाकर बयान करते हैं, ठीक है। रियलिटी से भी ज्यादा आप उसको क्या देते हैं, उस पर जोर देते हैं, तो इसको हाइपरबली भी बोलते हैं। दिस स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वो कहते हैं डेफोडिल के बारे में कि दिस स्ट्रेच, वो खींचे हुए थे या वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना खत्म होने वाली लाइन में। देखिए लाइन जो है उसकी कोई एंड तो होती है, लेकिन वो कहते हैं नेवर एंडिंग लाइन, बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए हमारे पास क्या है, हाइपरबली है। फिर वो कहता है 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, मैंने एक नजर में 10,000 देखे, ठीक है, 10,000, यानी कि एक ही नजर में 10,000 फूल देखे। तो ये अपनी बात पर क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, उसको बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम के अंदर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे पास है मेटाफर, ठीक है। मेटाफर क्या होते हैं? जब हम दो अनइक्वल चीजों में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखे ना, ये कहता है कि व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, ठीक है। यहाँ पर वेल्थ जो है ना, ये मेटाफर है, ये किसी के लिए मेटाफर है? यहाँ पर वेल्थ का मानी पैसे या दौलत नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो कहता है कि बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी एट ब्रॉट, इस वेल्थ से मुराद फॉर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल रिचनेस, ठीक है, वो अपने रूहानी और, ठीक है, इमोशनलिटी की बात कर रहा है कि जब उसने फूलों को देखा, गेज एंड गेज, जब उसने फूलों को देखा और थोड़ा बहुत सोचा, तो उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है और वो इमोशनल रिचनेस है ना, वो बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, वो कहते हैं कि दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, फूलों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वो कहते हैं कि इनवर्ड आई से यहाँ पर ए आई जो है ना, ये मेटाफर इस्तेमाल हुई किसके लिए, फॉर ह्यूमन माइंड, कि इंसानी दिमाग पर उनका क्या हुआ था, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, यानी कि इंसानी दिमाग पर वो क्या कर रहे थे, बार बार उसको इन्हीं का ख्याल आ रहा था, ठीक है, बार बार वो उसके दिमाग पर उभर रहे थे या उसको इफेक्ट कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड्सवर्थ के कुछ, ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बुक के अंदर, ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ, और इसमें से क्वेश्चन हर हाल में आएगा, ठीक है, आपने इसको सीरियस लेना है। और ये जितने भी हम पोएम्स पढ़ रहे हैं, उनके लास्ट में जो आथर का इंट्रोडक्शन दिया होता है ना, ठीक है, उसको आपने हर हाल में क्या करना है, देखना है, और उसको याद भी करके जाना है। यहाँ में से कोई ना कोई सवाल जरूर आएगा, ठीक है। देखिए वो कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770, यानी कि वो 1770 में पैदा हुए, कहाँ पर, कोकरमाउथ में, ठीक है, इन कैम्ब्रिया। तो ये सवाल बन सकता है वो कब पैदा हुए, या फिर ये सवाल आ सकता है कि वो कहाँ पे पैदा हुए। ही वाज अ मेजर इंग्लिश पोएट इन 1799, 1799 में वर्ड्सवर्थ सेटल डव कॉटेज, वो 1799 में डव कॉटेज एक जगह का नाम है, ठीक है, कहाँ पे है, ग्रेसमेयर इन लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक जगह है, वहां पर वो सेटल हुए थे, ठीक है। वर्ड्सवर्थ वेल नोन पोएम द डैफोडिल वाज रिटन एट डव कॉटेज, और ये जो पोएम द डैफोडिल है, ठीक है, ये कहाँ पर लिखी गई, और डव कॉटेज में लिखी गई। वर्ड्सवर्थ डाइड ऑन 23 अप्रैल 1850, वो 1850 में वफात पा गए। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लॉसरी की तरफ। हमारे जो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स का जो पोर्शन है वो यहाँ से आएगा, ठीक है, ग्लॉसरी की से आएगा। वांडर्ड, वांडर्ड कहते हैं घूमना, वेल्स वादी, होस्ट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, फ्लैटरिंग आराम से, तेजी से चलना, ठीक है, स्ट्रेंच खींचा हुआ, मार्जिन किनारा, स्प्लाइटली खुशगवार, गे खुशगवार, जोकंड, इसका भी यही मानी होता है, ठीक है, गे मानी खुश यानी अच्छा मूड होना, जोकंड मानी खुशगवार, गेज्ड घोरना, काउच सोफा, पेंसिव गहरी सोच, वैकेंट खाली, बे किनारा, सॉलिट्यूड तन्हाई, टॉसिंग, टॉसिंग कहते हैं हिलाना, ठीक है। तो इनको आपने अच्छी तरह से याद करके जाना है, और स्पेशली वो वर्ड्स यहाँ पे देखने हैं जिनके मीनिंग जो है ना वो थोड़े शॉर्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इस किस्म के सवाल पेपर में आने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, अब इसको हल करेंगे और फिर ग्रामर पोर्शन की तरफ चलेंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, हियर आई रेफर्स, आई यहाँ पर किस चीज को रेफर कर रहा है, ठीक है, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, पोइम की सबसे पहली लाइन है, आई पोएट को रेफर कर रहा है, ठीक है।
सेकंड है दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो कभी ना खत्म होने वाली लाइन में ठहरे हुए थे। किसकी बात कर रहा है? वो कहता है अलोंग द मार्जिन वे, दे किस चीज को रेफर कर रहा है? डैफोडिल को, ठीक है। नेक्स्ट है अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। हियर जोकंड कंपनी रेफर्स टू, जोकंड कंपनी किस चीज को, किस चीज की कंपनी को वो कह रहा है? डैफोडिल की, क्योंकि पोएट डैफोडिल को देख रहा था। इन द फर्स्ट स्टांजा द पोएट वाज, पोएट क्या कर रहा था? वॉकिंग एमलेसली, वो चल रहा था, ठीक है, वॉक कर रहा था। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास है व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, के ये जो उसने डैफोडिल को देखा, फिर उसको कौन सी वेल्थ, यानी बाय वेल्थ द पोएट मींस, यहाँ पर वेल्थ से क्या मानी, ये मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ, प्लेजर, ठीक है, उसको रूहानी सुकून मिला था। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कुछ एम पॉइंट्स और भी दिए गए हैं, ठीक है। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग इज रीराइटिंग पोएट्स वर्ड्स और आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स विदाउट altering the meaning, ठीक है। stanza takes the shape of prose, ठीक है। it is about the same length as original। पैराफ्रेज के बारे में ये बात याद रखनी है कि पैराफ्रेज हमेशा जिस चीज को भी हम पैराफ्रेज कर रहे थे वो उसके इक्वल लिखा जाता है, उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। और स्टांजा की जो जब पैराफ्रेज करते हैं तो वो प्रोज की शक्ल में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है समरी के बारे में। समरी के बारे में भी दो अहम पॉइंट्स जो है वो मेंशन है, उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं कि समरी इज ऑलवेज शॉर्टर देन द ओरिजिनल। समरी हमेशा ओरिजिनल जिस जो टेक्स्ट होता है उससे क्या होती है? शॉर्ट होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि समरी क्या होती है? इक्वल लेंथ की होती है, शॉर्ट होती है, लॉन्ग होती है, एक्सेट्रा। और नीचे दिया हुआ है कि समरी इज यूजुअली वन थर्ड द साइज ऑफ द ओरिजिनल, और ओरिजिनल टेक्स्ट के मुकाबले में समरी का जो वो है, ठीक है, अहाता, वो वन थर्ड होता है, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ, ठीक है। ये बहुत ही अहम है और हम इसको देखेंगे। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ द प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। पार्टिसिपल, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल होता है क्या चीज है, ठीक है। पार्टिसिपल हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाती है दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसको बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाए दिस इज पार्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों दिए हुए हैं, वो कहते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट सूटेबल है, ठीक है। हिज खाली जगह कोट नीड्स मेंडिंग, तो यहाँ पे टेटर है या टेटर, देखें मेरी बात याद रखें। थर्ड वर्ड की जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, जो पास्ट पार्टिसिपल है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज के साथ कुछ हो रहा होता है, जब कोई चीज हैपन हो रही होती है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज या कोई बंदा कोई काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये क्या होती है? हैपेंड हो रही है, ठीक है। हिज टैटर्ड कोट नीड्स मेंडिंग, कोट कोई काम नहीं कर रहा बल्कि उसके साथ वो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अ रूलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, स्टोन जो है वो क्या क्या खुद से रूलिंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है खाली जगह अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न, अ लास्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ही केप्ट मी वेटिंग, देखें वेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा रहे हैं क्योंकि उसने मुझे वेटिंग कराए रखा, ठीक है, वो करवा रहा है मुझसे। शी लुक्ड वरीड, वो क्या थी? परेशान लग रही थी, वो खुद से लग रही थी, वो कर नहीं रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिल इन द करेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है सेंटेंसेस को देखकर, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्या लगा? वाज सिटिंग, जब वाज सिटिंग लगा हुआ, ही वाज सिटिंग इन एन आर्म चेयर रीडिंग अ मैगजीन, ठीक है। तो हम इसको देखकर क्या लगाते हैं? रीडिंग लगाएंगे। नेक्स्ट है हैविंग वर्कड, क्यों मैं हैविंग वर्कड लगा रहा हूँ पास्ट पार्टिसिपल में? क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आगे देखें, यहाँ पे भी पास्ट टेंस है। जब हमारे पास पास्ट टेंस हो तो दूसरा भी हम क्या लगाएंगे? पास्ट पार्टिसिपल। द कप विद मिल्क, यहाँ पे लाइंग लिखा हुआ था, इसको मैंने अंडरलाइन किया ऑन द टेबल, लेकिन यहाँ पे लाइड आता है। देखिए यहाँ पे लाइंग क्यों नहीं आता? लाइंग इसलिए नहीं आता, यहाँ पे हमारे पास वाज नहीं है। अगर हमारे पास वाज या इज होता तो तब हम क्या लगाते? लाइंग लगाते, आईएनजी वाली फॉर्म लगाते। तो यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा नहीं है तो हम लाइड लगाएंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हैविंग नाउन ईच अदर फॉर एजेस दे हैड a lot to talk about, ठीक है। they had a lot to talk about पास्ट है तो पास्ट का पार्टिसिपल लगाएंगे, ठीक है। बार इनटू अ रिच फैमिली, शी गॉट एवरीथिंग शी विश्ड फॉर, ठीक है, ये भी पास्ट है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? पास्ट लगाएंगे।
नेक्स्ट हम चलते हैं इन्फिनेटिव की तरफ। इन्फिनेटिव हमारे पास क्या चीज होती है, ठीक है। इन्फिनेटिव जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो ये इन्फिनेटिव बन जाता है, ठीक है। इन्फिनेटिव जो है हमारे पास वो तीन किस्म के काम करता है, ठीक है। नाउन का काम भी करता है, एडजेक्टिव का काम भी करता है, और एडवर्ब का काम भी करता है। लेकिन यहाँ पर हमें उसने सिर्फ ये कहा है कि आप इन्फिनेटिव को क्या करें, अंडरलाइन करें। नेक्स्ट 10th क्लास की जो इंग्लिश है उसके अंदर इसके फंक्शन को भी डिस्कस करना है, वो फिर उधर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टू कॉल, यहाँ पे क्या है, टू सक्सीड, और यहाँ पे देख लेते हैं टू फाइंड, ये पढ़ा है, ठीक है, टू फाइंड, और आगे ये पढ़ा है टू पेज, और यहाँ पे क्या है, टू रीड। ये सारे इन्फिनेटिव हैं, इसको छोड़ दें, ठीक है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है पेपर से। नेक्स्ट चलते हैं जीरेंड और जीरेंड फ्रेजेस की तरफ। जीरेंड क्या होता है, ठीक है। अ जीरेंड इज अ वर्ब विद आईएनजी। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, जीरेंड बनता है, और इसको हम बतौर नाउन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नाउन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पार्टिसिपल और जीरेंड में फर्क भी है, ये भी बात याद रखें। इनकी फॉर्म तो एक जैसी है, यहाँ पे जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था, ये पीछे वाले पेज पे पढ़ा है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म थी, और यहाँ पे भी जेरेंड जो है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है। तो इनके इस्तेमाल में फर्क है, आप इनके फंक्शन को देखकर बताना है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरेंड है। तो यहाँ पर जेरेंड जो हमेशा है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। नाउन के तौर पर तो इस्तेमाल होगा, लेकिन हम देखेंगे कि नाउन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। नाउन की बेसिकली 5 जगह होती हैं जहाँ पे नाउन इस्तेमाल हो सकता है, तो जीरेंड भी उन 5 जगहों पर इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे स्विमिंग है, ठीक है, यहाँ पे स्विमिंग है, यहाँ पे स्विमिंग है, यहाँ पे स्विमिंग है, और ये सारे क्या है, जेरेंड है। तो नाउन जो है वो हमारे पास कौन सी 5 जगहों पे इस्तेमाल होता है, ये बात याद रखनी है हमेशा, ये आपकी काम आएगी, ठीक है। नाउन जो है हमारे पास वो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है, पहली बात। सेकेंडली नाउन हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल